हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बोला था, आज हम डिस्कस करेंगे अधिगम के पठार और अधिगम का स्थानांतरण। तो दोस्तों, पहले डिस्कस कर लेते हैं अधिगम के पठार क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, अधिगम के पठार कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने एक डायग्राम बनाया था कि एक तरफ टाइमलाइन थी और दूसरी तरफ लर्निंग लाइन थी, और उसमें हमने बोला था कि समय के सापेक्ष जब हम अपनी अधिगम की गति को ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं तो हमें जो चित्र प्राप्त होता है उसे हम अधिगम का वक्र कहते हैं। दोस्तों, इसी में थोड़ा सा आगे जोड़ लेते हैं कि जब हम अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर वाले बेल आइकन को दबाइए ताकि जब हम समय के सापेक्ष अधिगम की गति को ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं और उसमें कोई स्थिरता आ जाती है तो उससे बनने वाली आकृति को हम अधिगम का पठार कहते हैं। देखिए, ये है अधिगम की गति और इसमें आ गई है स्थिरता, तो ये बना हमारा अधिगम का पठार। दोस्तों, एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जब हम अधिगम की गति को समय के साथ, यानी जब अधिगम की गति समय के साथ स्थिर हो जाए तो इससे बनने वाली आकृति को हम अधिगम का पठार कहते हैं। दोस्तों, अधिगम के पठार बनने के कुछ कारण होते हैं। क्या होते हैं? नंबर 1, ज्ञान की सीमा समाप्त होना, अर्थात जब हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, हमारा माइंड रिलैक्स मांगने लगता है, तो उसे कहा जाता है कि हमारी ज्ञान की सीमा समाप्त हो गई है, इससे ज़्यादा और हम कैच नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा है कार्य की जटिलता। जब कोई कार्य कठिन होता है तो उसे सीखना हमारे लिए कठिन होता है। जैसे किसी 5वीं क्लास के बच्चे को 6ठी क्लास के सवाल दे दिए जाएं तो उसे वह कठिन लगेगा और वह उसे सीख नहीं पाएगा, जिसके कारण उसके अधिगम में पठार बनने लगेंगे। अगला है सीखने की अनुचित विधियों का प्रयोग। जैसे पढ़ाना चाहिए किसी बालक को व्याख्यान विधि से और हम उसे पढ़ा रहे हैं प्रश्नावली विधि से, या फिर प्रश्नावली विधि से पढ़ाना चाहिए, हम भ्रमण विधि से पढ़ा रहे हैं, तो उस कंडीशन में अधिगम का पठार बनेगा। अगला होता है दोस्तों उत्साह की कमी। जैसा कि हम जानते हैं, हम बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, बच्चे उतनी ही जल्दी सीखने लगते हैं, और बच्चे जहाँ डिमोटिवेट होते हैं, अर्थात उत्साह की कमी आती है, तो उनका अधिगम रुक जाता है, जिसके कारण उसके अधिगम में पठार बनने लगते हैं। अगला है शारीरिक क्रिया की कमी। जैसा कि हमारा बॉडी जब थक जाती है, उंगलियां लिखते लिखते थक जाती हैं, जुबान या मुंह हमारा पढ़ते पढ़ते थक जाता है, तो वहाँ भी हमारी लर्निंग प्रभावित होती है, अर्थात अधिगम में हमारे पठार का निर्माण होता है। अगला है बुद्धि आयु संप्रेषण। दोस्तों, बुद्धि का यह इफेक्ट पड़ता है कि जिस बालक का IQ 90 या 100 होता है, वह हाई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते हैं। उनके मुकाबले जो बच्चे जिनका IQ 140 130 होता है, उनके मुकाबले, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिन बच्चों में बुद्धि कम होती है उनकी लर्निंग स्पीड कम होती है और कभी कभी रुक जाती है। जिन बच्चों की बुद्धि यानी कि IQ 130 140 होता है, वह बच्चे जल्दी जल्दी सीखते हैं। आयु, दोस्तों, आयु का भी यहाँ इफेक्ट पड़ता है कि अगर छोटे बच्चों को हम बड़ी क्लास में बैठा दें और बड़े बच्चों को छोटी क्लास में बैठा दें, तो यहाँ से फ़र्क पड़ेगा कि उनकी जो लर्निंग स्पीड है वो इफेक्ट होगी। आगे है संप्रेषण। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर मेरी आवाज़ आप तक ना पहुँचे तो आप जो यहाँ से सीख रहे हैं वो सीखना आपका रुक जाएगा। तो संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, तो जिसके कारण हमारे अधिगम में बनते हैं पठार। तो दोस्तों, जब हमारे अधिगम में पठार बन जाते हैं, अर्थात हमारा सीखना रुक जाता है, तो उस रुके हुए अधिगम को फिर से स्टार्ट कैसे करें, या हम अधिगम को रुकने ना दें, उसके क्या तरीके हो सकते हैं या उसके क्या निराकरण हो सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अधिगम का निराकरण या फिर अधिगम के पठारों का निराकरण। तो दोस्तों, सबसे पहला है प्रोत्साहन, अर्थात
मोटिवेशन। दोस्तों मोटिवेशन मतलब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि बहुत अच्छा, तुम कर लोगे, तुम कर सकते हो, तुमने पहले भी किया था, देखो दूसरे बच्चे ने कर लिया, आप भी कर लोगे, ऐसे करना चाहिए। अगली बात करते हैं रोचक और उत्तम विधियों का प्रयोग। बच्चों तो जितने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ाएंगे, जितनी अच्छी हमारी विधियां होंगी, बच्चे उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। आगे बात करते हैं, एक शिक्षण सूत्र होता है जिसका नाम है सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र। इसमें दोस्तों बच्चों को पहले आसान आसान चीज़ें सिखाई जाती हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी टफ ली जाती है, फिर थोड़ी टफ, धीरे धीरे कठिनाई की तरफ हम बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण हमारे अधिगम में बनने वाले पठार दूर हो जाते हैं। अगला है विश्राम। दोस्तों लगातार पढ़ाई करते करते हमारा माइंड, हमारी बॉडी थक जाती है, उन्हें चाहिए होता है रिलैक्स। जब हम अपनी बॉडी को रिलैक्स देते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स देते हैं, तो उससे हमें अधिगम के पठारों को दूर करने में सहायता मिलती है। अगला है उपयुक्त वातावरण। जैसा कि शोर शराबा होता रहता है जिसमें हमें डिस्टरबेंस होता है, उसमें हमारे अधिगम के पठार बनते हैं, और वहीं डिस्टरबेंस ख़त्म कर दें तो वहाँ से पठार दूर हो जाते हैं। जहाँ शोर शराबा नहीं होता है उसी को कहते हैं उपयुक्त वातावरण। दोस्तों आगे की बात करने से पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अधिगम के पठार क्या होते हैं, लर्निंग प्लेट्यू क्या होते हैं। ये हमने डिस्कस किया कि जब समय के साथ हमारी अधिगम की गति में स्थिरता आ जाती है तो उससे बनने वाली आकृति को हम अधिगम का पठार कहते हैं। ये पठार क्यों बनते हैं, पठारों को कैसे दूर करते हैं, इतना क्वेश्चन आता है। आगे बात कर लेते हैं अधिगम का स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। दोस्तों ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता क्या है कि मान लीजिए जैसे किसी बच्चे को साइकिल चलाना आता है और वह स्कूटर, बाइक ये चीज़ें चलाना सीख रहा होता है, तो उसे सीखने में सहायता मिल जाती है, उसे हेल्प मिल जाती है, उसके लिए स्कूटर या बाइक चलाना आसान होने लगता है, तो वह जल्दी सीख जाता है। और जिस बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आता वह स्कूटर चलाते समय काफ़ी कठिनाई महसूस करता है। जैसा कि हमने और आपने कई बार देखा होगा, हमारे आसपास के लोग या खुद हम कभी जब साइकिल नहीं जानते और डायरेक्ट स्कूटर पर बैठ जाएं तो हमें कैसा लगता है। तो बात कर लेते हैं इसी टॉपिक पर कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने मैथ में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि चीज़ें सीख जाते हैं और उनको हम अप्लाई करते हैं अन्य सब्जेक्ट्स में। जैसे फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, वहाँ हम अप्लाई करते हैं तो हमें वहाँ से पता चलता है कि ये प्लस माइनस गुणा भाग तो कहाँ की चीज़ें हैं, मैथ्स की, और हमने यूज़ कहाँ किया, फिजिक्स में। तो दोस्तों इसी को कहा जाता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अर्थात एक विषय में सीखे हुए ज्ञान को दूसरे विषय में प्रयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक स्थिति में सीखे गए ज्ञान को जब हम दूसरी स्थिति में प्रयोग करते हैं तो इसे अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो इसे हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। इतनी बात कर ली। आगे बात करते हैं कि ये जो स्थानांतरण होता है अधिगम का, यानी जो चीज़ हमने सीखी है उसका ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह जो यूज़ करना होता है उसे हम कितनी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके 3 प्रकार होते हैं। अधिगम के स्थानांतरण के 3 प्रकार होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला होता है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण दोस्तों इसमें होता क्या है कि हमें पिछली जो सीखी हुई चीज़ें होती हैं उससे अगली सीखी हुई चीज़ में कुछ हेल्प मिलती है, कुछ टाइम की बचत होना प्रतीत होता है, तो हमें उससे पता चल जाता है कि हमारा अधिगम का जो स्थानांतरण है वो सकारात्मक है। तो दोस्तों क्या मिलता है हमें इसमें, लाभ या सहायता मिलती है, जिसके कारण हमें ये पता चलता है कि हमारा जो अधिगम स्थानांतरण है वह सकारात्मक है। दूसरा होता है नकारात्मक। नकारात्मक में दोस्तों थोड़ी सी भ्रम होता है, थोड़ी सी हानि होती है। ये हानि किस चीज़ की होती है दोस्तों, टाइम की हानि होती है कि जिन चीज़ों को हम 1 घंटे में सीखना चाहते हैं वह चीज़ें हमें 1.5 घंटे में
सीख पाते हैं या फिर 1 घंटा 1 मिनट में सीख पाते हैं, थोड़ा सा हमें भ्रम होता है या थोड़ी सी हानि होती है टाइम की। जैसा कि देखिए, हिंदी सीखने के बाद अगर हम अंग्रेजी सीखते हैं, हिंदी का ग्रामर अलग है, अंग्रेजी का ग्रामर अलग है, या फिर हिंदी का जो बोलने का तरीका होता है वह अलग होता है और अंग्रेजी का बोलने का तरीका अलग होता है। इसलिए दोस्तों, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को अगर हम कन्वर्ट करें तो इसमें बहुत टाइम लगता है। आगे अंग्रेजी से संस्कृत सीखना। दोस्तों, अंग्रेजी सीखा हुआ बच्चा होगा तो वह संस्कृत कैसे सीखेगा? बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, तो उसको और अधिक समय लग जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा, जब इंग्लिश मीडियम का बच्चा होता है जो शुरू से इंटर तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो और अचानक से हिंदी मीडियम में आ जाए, या फिर हिंदी मीडियम का बालक इंटर तक हिंदी में पढ़ा हो और डायरेक्ट CBSE बोर्ड में चला जाए, तो उसे कठिनाई का अनुभव होता है, थोड़ी उसकी टाइम की हानि होती है। दोस्तों, ये वही है, इसे बोला जाता है नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। नंबर 3 की बात कर लेते हैं, शून्य अधिगम स्थानांतरण। दोस्तों, जैसे अंग्रेजी से गणित सीखना, कबीर के दोहे याद करने के बाद रहीम के दोहे याद करना, बल्लेबाजी सीखने के बाद गेंदबाजी सीखना, भारत में ड्राइविंग सीखने के बाद अमेरिका में ड्राइविंग सीखना। दोस्तों, यहाँ पर ऐसी चीज़ें आती हैं जिनका एक दूसरे से लिंक बिल्कुल भी नहीं होता, अर्थात एकदम डिफरेंट रूल्स होते हैं, डिफरेंट रूल्स एकदम अलग, जैसा कि एक चीज़ सीखने पे दूसरे पे कोई फर्क ना पड़े। दोस्तों, ये सभी एग्जाम्पल अब तक पेपर में पूछे जाने वाले बेस्ट एग्जाम्पल्स में से एक हैं। ये एग्जाम्पल्स अब तक इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार और हम डिस्कशन कर लेते हैं कि दोस्तों, जब एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो इसे हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, जिसमें हमें सहायता या लाभ की अनुभूति होती है। नंबर 2 नकारात्मक स्थानांतरण, जिसमें हमें हानि या भ्रम की अनुभूति होती है। नंबर 3 शून्य अधिगम स्थानांतरण, जिसमें हमें कोई भी प्रभाव नहीं महसूस होता है, अर्थात यहाँ पर समय का कोई इफेक्ट नहीं है। इसमें समय ज़्यादा लगता है, इसमें समय कम लगता है। दोस्तों, हम आगे और बात कर लेते हैं इसी में कि इनके भी टाइप्स होते हैं। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण ऑलरेडी 3 प्रकार का होता है। अगला हमारा हेडिंग है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है। देखिए, कितने प्रकार का होता है? 3। कौन कौन से? नंबर 1 क्षैतिज, नंबर 2 ऊर्ध्व और नंबर 3 द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। दोस्तों, बात कर लेते हैं कैसे पहचाने हम इनको। जैसे हमने मैथ्स में जोड़ घटाव गुणा भाग सीख लिए और आगे की क्लासों में जाने के बाद हमने वही जोड़ घटाव गुणा भाग मैथ्स में ही यूज़ किए, तो उसे हम कहेंगे क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि एक विषय में सीखे गए ज्ञान को उसी विषय में प्रयोग करना क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, जो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का एक प्रकार है। दूसरा, जब हम एक विषय में सीखे गए ज्ञान को किसी अन्य विषय में प्रयोग करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या? ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। दोस्तों, जैसे हमने मैथ्स में जोड़ना घटाना गुणा भाग करना सीख लिया, तो अब हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल्स आते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आदि। बात करते हैं द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। दोस्तों, दोनों हाथों के कौशलों में संबंध बनाना। जैसे हम खाना खाते हैं तो इस हाथ से भी खा सकते हैं और इस हाथ से भी खा सकते हैं, तो इन दोनों में जब हम कोऑर्डिनेशन बनाते हैं तो इसे कहते हैं द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। दोस्तों, एक यह चीज़ है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे बोला जाता है एक पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। इसमें क्या होता है कि एक ही काम को हम दोनों हाथों से कर लेते हैं। जैसे मोबाइल चलाना, इससे हाथ से भी चला सकते हैं और इस हाथ से भी चला सकते हैं। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइएगा आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी, और यदि आप कोई अन्य
क्लासेस स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप मैथ्स की, इंग्लिश की, ईवीएस की, किसी भी की अन्य सब्जेक्ट की या किसी अन्य सब्जेक्ट की पेडागोजी की क्लास स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके।